सुरेश्वरि भगवति गङ्गे देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे शङ्करमौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्ता तव पदकमले भागीरथि सुखदायिनि मातः तव जलमहिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानम् हरिपदपाद्य तरङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारम् कुरु कृपया भव सागरपारम् पतितोद्धारिणि जाह्नवी गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये अलकानन्दे परमानन्दे। जान रहे पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी उत्सव मनाने का फैसला लिया है। उसी कार्यक्रम के दौरान एक छोटा सा कार्यक्रम आपके इस गांव में मुकामा घाट और औटा वासियों के बीच में हो रहा है। तो मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जन्मदिन पर केक काटा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने फैसला बदल दिया है। अब उस दिन हम लोग पौधा लगाएंगे। आप देखे होंगे किसी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया जाता है, लेकिन आज आप देखिएगा सुनील कुमार राय जी जो उप महानिरीक्षक के रिजर्व पुलिस बल के हैं, उद्घाटन करता भी हैं और हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। यहाँ पर गमला रखा हुआ है बैक साइड में, तुलसी का पौधा लगा करके उनका पूजन करके उसका वहाँ दीप जला के फूल चढ़ा करके वहाँ पर पूजा करके काम किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। पटना से नेहरू युवा केंद्र, लेकिन बिहार की धरती पर यहाँ पोस्टेड है पटना में, इसलिए हमारे बीच में है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हमारे बीच दीपेंद्र मणि जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और सबसे ज्यादा कस की बार ताली बजाना है हमारे डीआईजी सर के लिए, सुमित कुमार राय जी के लिए। अब सर्वप्रथम आग्रह करेंगे महानुभाव जी से कि आकर के तुलसी रोपण, तुलसी पूजन अशोक चतुर्वेदी जी कराएंगे मंत्र पढ़ करके। वो मथुरा के हैं, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे। यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणी तरलतरङ्गे शङ्करमौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्ता तव पदकमले देवी सुरेश्वरि देवी सुरेश्वरि देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे। ॐ जगद्धात्री नमस्तुभ्यां विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः
नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवं नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनों यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्याः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्च चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं श्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्यानापरं किञ्चित् दैवतं जगदीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णुः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनेस्तुलसीदलः तुलसी श्रीमहालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनप्रियः लक्ष्मीप्रियसखी देवी ध्योर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्री हरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये नारायण मनः प्रिये नारायण मनः प्रिये। राम गोपाल जी के साथ शुभम बहुत अच्छा योगा करेंगे। धन्यवाद। उपस्थित सबसे पहले डीआईजी सुनीत राय सर को मेरा प्रणाम एवं कार्यक्रम में उपस्थित नेहरू युवा केंद्र से आए सभी साथीगण को मेरा प्रणाम। सबसे पहले सभी लोग अपना मेरुदंड रीढ़ सीधी कर लें। हम लोग ओम के उच्चारण से कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद के उच्चारण के बाद एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले आ का उच्चारण करेंगे, श्वास ले और आ का उच्चारण। पुनः श्वास ले ऊ का उच्चारण करेंगे।
श्वास ले और माँ का उच्चारण करेंगे। अब तीनों के योग से एक बार ओम का उच्चारण करना है। श्वास भरें, सभी लोग धीमे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। समय का ध्यान रखते हुए बस 2 शब्दों में हमें कहा गया है योग के बारे में बतलाने के लिए। योग में बहुत सारे ऋषिगण आए और उन्होंने रिसर्च कर हम लोगों के भविष्य को और जीवन लाइफ स्टाइल को देखते हुए उन्होंने आने वाले समय में योगों को अपने जीवन में जोड़ने के लिए सिखला करके गए, जिसमें सबसे अच्छे कार्य पतंजलि ऋषि मुनि के द्वारा किया गया। उनके द्वारा योग का परिभाषा दिया गया, योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ होता है मन में उठने वाले विचार की तरंगों को रोकना ही योग है। उसी तरह गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना योग है। योग का अर्थ सिर्फ आसन करना नहीं है, आप किसी भी कार्य में पूर्णतः जुड़ करके भी योग कर सकते हैं। योग को कई भागों में बांटा गया है, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, भक्ति योग। हमारे जो पूर्वज थे वो ज़्यादातर कर्म योग पर ध्यान दिया करते थे। इसी के लिए हमने बताया कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। अगर आप अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आपके मन में किसी तरह की कोई और विचार न हो, आप पूर्णतः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप योग कर रहे हैं। अभी हमारी टीम में शुभम कुछ आसन करके दिखलाएगा। आसन इसलिए कि आसन के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना स्वस्थ है। शरीर में लचीलापन जितना है उतना ज़्यादा आप स्वस्थ अपने आप को मान सकते हैं। शुभम आसन करके दिखाएं। इसे अगर आप जोर से बजाते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आप में स्वस्थ भी रहेंगे।
पीछे अगर नहीं दिख रहा है तो खड़े हो सकते हैं। शरीर की लचीलापन को दर्शाता है और साथ में हमें अपने श्वासों पे कितना कमांड है। बस श्वास के बारे में इतना ही बोलना चाहेंगे कि गुरुजन से सिर्फ हम इतना ही सीखे हैं कि अगर दवा कोई है तो वो हवा है, हवा ही दवा है। यह श्लोक हम लोग पढ़ते आए हैं गुरुकुल से और अगले को भी यही बतलाते हैं कि आप जो दवा खा रहे हैं वो दवा नहीं है, अगर दवा कोई है तो वो हवा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अब नेहरू युवा केंद्र पटना की जिला युवा अधिकारी पामीर सिंह को माल्यार्पण समर्पित करेगी। नमामि गंगे परियोजना के जिला परियोजना पदाधिकारी दीपेंद्र मणि जी को माल्यार्पण समर्पित करेगी। हमारे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि मुखिया सुबोध कुमार सिंह जी को और इस केंद्र के कमांडेंट सीओ साहब बहुत प्रिय लोग हैं प्रवीण कुमार शर्मा जी। चलिए ताली जोरदार हो जाए। अब मैं आप लोगों के बीच दीवार नहीं बनूंगा, बहुत जल्द ही कवल की मैं चाहूंगा कि एक अभिनंदन गीत लड़कियां कर दें। मैथिली यूनिवर्सिटी से संगीत में ही महारत हासिल किए हैं और हम लोगों के बीच में उनका जो टीम है एक से एक लोकगीत लोक नृत्य से आपका मनोरंजन करेगी। तो पहले स्वागत और अभिनंदन गीत से
स्वागतम्। आभार प्रकट करता हूँ। मैं शुभम को धन्यवाद देना भूल गया। शुभम अंतिम तक बना रहना है। जो यहाँ कलाकार हैं जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनको डीआईजी साहब के हाथ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यहाँ बैठे हुए सारे दर्शकों को एक बात और बता दें कि आपके मनोनुकूल 2 बजे जब समाप्त 2-2:30 के बीच में जब समाप्त हुआ कार्यक्रम तो आप लोग ये लजीज लिट्टी चोखा बना है, खाना मत भूलिएगा। इतना शानदार है कि आप उंगली चाटते रह जाइएगा। इसलिए कहें कि सारे लोग बने रहिए। सांस्कृतिक गोष्ठी इतना लाजवाब है, इतना सुंदर है कि मजा आएगा। बहुत सारे नृत्य बाकी है, अभी तो शुरुआत है। तो मैं अब विधिवत चाहता हूँ कि जल्दी से कलाकार को फ्री करें। इसके पहले मैं कुछ लोगों को चाहता हूँ कि यहाँ के बोले। नमामि गंगे परियोजना के जिला परियोजना समन्वयक दीपेंद्र मणि जी यह नदी उत्सव और नमामि गंगे थॉट को देंगे। दीपेंद्र मणि जी। हर हर गंगे नमामि गंगे। आज का जो ये सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है इसमें सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे डीआईजी सर, और उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति आज दर्ज की। इसके लिए हम सभी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साथ यहाँ पर जिला युवा अधिकारी श्री पामीर सर भी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा इस मोकामा ग्राम के मुखिया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में हमारी जितनी भी यहाँ गणमान्य और हमारे जो बच्चे, साथ में हमारे सीआरपीएफ के कर्मी यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ मैं आगे जाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो ये नमामि गंगे परियोजना है, सरकार ने 2-3 चीज़ों को देखा और उसके बाद युवाओं की सहभागिता और युवाओं की सहभागिता के साथ साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करने का जो महाअभियान शुरू किया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम नदियों के लिए, गंगा माँ के लिए या जितनी भी सहायक नदियाँ हैं हमारे पूरे देश में, उनके लिए स्कीम बनाते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, नाले, सीवरेज सब कुछ बनाते हैं। लेकिन यही स्थितियाँ हमेशा से बनी हुई हैं, वो नदियाँ स्वच्छ ही नहीं हो रही हैं। वजह क्या है? तो टेम्स और राइन 2 नदियाँ थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो ऑब्जर्वेशंस गवर्नमेंट ने गेन किया और गेन करने में ये पाया कि वो टेम्स और राइन नदियाँ एक नाले में तब्दील हो चुकी थी। और तब्दील होने के उपरांत वहाँ के जो आमजन थे उन लोगों ने अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने एक मुहिम ठाना कि अब हमें इनको स्वच्छ करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो नदियाँ दुनिया की क्लीनेस्ट रिवर में आज के डेट में आ चुकी हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो इस चीज को उन्होंने हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने इसको हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के साथ जितने भी देश के हमारे गंगा कंसर्न के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेहरू युवा केंद्र में युवाओं की सहभागिता अंतर्गत जिला परियोजना पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। और नियुक्ति के उपरांत ग्राम स्तर पर 10-10 गंगा दूत लाए गए। प्रत्येक ग्राम जो गंगा से रिलेटेड है, वो गंगा दूत आपके बीच के लोग होंगे। वो आपको आपकी भाषा में मोटिवेट करने का काम करेंगे कि हमको कैसे गंगा को क्लीन रखना है, रिवर्स को क्लीन रखना है। आज क्योंकि नदियों का उत्सव है, गंगा के परिप्रेक्ष्य में ही सिर्फ मैं नहीं बताना चाहूँगा, मैं नदियों के बारे में बताना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने देखा कि गंगा के लिए तो हमने प्लान कर लिया, लेकिन गंगा फिर भी दूषित हो रही है। क्यों दूषित हो रही है? जो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो आके इसमें समाहित होती हैं, मिलती हैं, वो अभी भी प्रदूषित है। उनमें सीवरेज नाले एज इट इज गिरते जा रहे हैं और इससे वो प्रदूषित होती जा रही है। तो हमें उस पर भी काम करने का
जरूरत है, उसके लिए भी हमें प्लानिंग करना होगा। उसमें भी युवाओं की सहभागिता और जितने भी जन भागीदारी हैं, जन समुदाय हैं, उन सब की सहभागिता आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ने अब प्लान किया है कि गंगा के साथ साथ जितनी भी रिवर्स हैं पूरे इंडिया में, उस कंसर्न को भी हमें लेकर आना होगा, उस पर भी फोकस करना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी मौजूदा 17 से 23 दिसंबर को नदियों का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये नदियों का उत्सव कार्यक्रम पूरे देश में अभी जोर शोर से आयोजित किया जा रहा है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि नदियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावी हमारी नदियाँ और ये वाटर है। आपको पता होगा धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है। इसकी वजह क्या है? जो प्रदूषण है, जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। एक छोटा सा, मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं करना चाहूँगा क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है और साथ में हमारे साथ अन्य गणमान्य लोग भी हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी होने हैं। तो मैं छोटी सी चीज़, एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। हमारे बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से होता है। कुछ विगत माह में ये आयोजित भी किया गया और इस परिप्रेक्ष्य में अभी मौजूदा वक्त में हम लोगों ने देखा कि जितने घाट हैं वहां पर हम लोगों ने साफ सफाई किया छठ के अंतर्गत, और जितनी साफ सफाई हमने एक दिन पहले की उससे ज्यादा गंदगी अगले दिन हम वहां करके गए। उससे ज्यादा प्लास्टिक हमने वहां पे छोड़ा, वहां फूल पत्तियां हमने छोड़ा। आप ये इमेजिन करें कि क्या हमने पूजा किया, क्या हमने अपने आस्था को बचाया, हमने अपने मनोनुकूल जो माँ गंगा है उसकी सेवा की या उसको प्रदूषित किया? इसको सोचने की बात है। एक परिदृश्य मैं बताना चाहूंगा क्यों बेसिन एरियाज को हम टारगेट कर रहे हैं। बेसिन एरियाज को टारगेट करने का वजह यह है, जितने भी हमारे गंगा रिवर्स और जितने लोग हैं जो सीवरेज के किनारे गंगा के किनारे हैं मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, उनके जो नाले हैं, उनकी जो शौचालय की पानियां हैं वो डायरेक्ट रूप से गंगा में मिलती हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नाले और सीवरेज का व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं नदियों का एक कटाव क्षेत्र होता है और उस कटाव क्षेत्र में अगर हम करते हैं तो कल को डैमेज हो सकता है और जो कंस्ट्रक्शन होगा वो वेस्ट होगा। इसलिए हम आपको सिर्फ जानकारी देकर, आपको जन जागरूक करके ही हम इस कार्यक्रम से आपको बचाव कर सकते हैं। अन्यथा हम चाहे कुछ भी कर ले, हम इसके लिए कोई प्लान नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी एक परिस्थिति जो उत्पन्न होती है, जो सीवरेज का पानी, जो आपके नाले का पानी, जो शौचालय का पानी गंगा जी में या रिवर्स में जाता है डायरेक्ट रूप से, उसी के दौरान आप ये सोचिए कि जब हम छठ पूजा करते हैं और छठ पूजा के परिप्रेक्ष्य में हम पूरी आस्था के साथ नहाकर पवित्र मन से जाते हैं और इनडायरेक्टली उसी स्वच्छ के पानी को हम कहीं ना कहीं छूते हैं, उसका यूज करते हैं, आचमन करते हैं। तो ये एक ऐसी परिदृश्य हुई कि हम एक तरफ पवित्र मन से, आस्था से हम पूजा करने जा रहे हैं और अपने द्वारा किए गए प्रदूषण से ही हम पुनः आचमन कर रहे हैं, खुद को अपवित्र कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करने की चीज है, उस पे फोकस करने की चीज है। और ये सिर्फ गंगा के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, जितनी भी नदियां हैं उन सारे के साथ यही हो रहा है। तो हमें उन सभी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ आपने बचपन से सुना होगा जल है तो जीवन है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऐसे मुहिम सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित न रहे, कार्यक्रम के बाद हम प्लांटेशन करें, हम जैसे जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन सब की भागीदारी सुनिश्चित करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी की जो जन भागीदारी है इसमें, इसके साथ ही शुरुआत करने की जरूरत है, आगे लेके जाने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना। दीपेंद्र जी, अब आपके बीच में नेहरू युवा केंद्र पटना के नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक यूनिट है और उसी यूनिट के जिला
युवा अधिकारी पामिल सिंह जी हैं, लखनऊ से हैं और पटना में पोस्टेड हैं। इनका जोरदार स्वागत हो। पामिल सिंह जी। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ गोगामा घाट सर को कि इतनी शॉर्ट नोटिस में सर के इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करने के कारण ही हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं। क्योंकि कार्यक्रम जो नदी उत्सव का कार्यक्रम है ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को भी आया और जिस हिसाब से हम लोग सबके साथ मिलके काम करते हैं तो थोड़ा सा इशू हो जाता है हम लोग को मैच करने में कि हम लोग कहाँ पे कौन सा कार्यक्रम करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को और ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ को कि हमारे साथ इन लोगों ने आपने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके और इतना बढ़िया हम लोग ने इतनी नदी उत्सव को हम लोग त्योहार के रूप में उत्सव के रूप में मना रहे हैं और कार्यक्रम को हम नदी गंगा जी के किनारे हम लोग कर रहे हैं। तो ये अपने में ही एक काफी संकेतमक और सिंबॉलिक अपने में है ये चीज। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक यूनिट है, जैसा आपको भी बताया गया। तो हमारा कार्य जितना भी है वो युवाओं और खासकर ग्रामीण युवाओं से जुड़कर करना है, जिसके लिए हमें सभी युवाओं को अपने साथ हम लोग वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ते हैं, उनको यूथ क्लब के रूप में जोड़ते हैं। इसीलिए हम लोग नमामि गंगे का भी कार्यक्रम जो है जो अभी बताया गया आपको जन भागीदारी से। तो युवा क्या है? युवा हमारी जन शक्ति, हमारी युवा है, हमारी युवा देश की शक्ति है जो कि आने वाला हमारा देश का भविष्य है। अभी से हम यदि युवाओं को जागरूक करते रहेंगे तो आने वाला हमारा भविष्य भी एक जागरूक भविष्य होगा। आज गंगा जी या जितनी भी हमारे देश में नदियां हैं सभी में बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग ध्यान दें उन पे। हमारा जो नदियों का जो पानी है वो दूषित होता जा रहा है। हम जिस भगवान की पूजा करते हैं हमें भगवान में भी देखने की जरूरत है उस भगवान में है क्या। भूमि है, गगन है, वा से वायु है, न से नीर है। तो सभी पे हमें ध्यान देना। हम सभी को प्रदूषित करते जा रहे हैं तो भगवान की पूजा करने से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम इन जो हमारे आसपास के पर्यावरण की वस्तुएं मौजूद हैं, चीजें हैं, उनका हम ध्यान नहीं करेंगे, उनकी हम पूजा नहीं करेंगे। तो यही एक इनिशिएटिव, ये एक पहल है। नदी उत्सव तो एक छोटा उत्सव है लेकिन इसके पीछे का यही उद्देश्य और यही संदेश है कि जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं वो नदियों से, प्राकृतिक के जितने भी स्रोत हैं हम उनसे डायरेक्टली जुड़ें, हम उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर उनके महत्व को जाने, पहचाने और हमें इससे क्या हानि और क्या लाभ है उसे हम जाने पहचाने। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है या जहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग आपको संबोधन दे रहे हैं और आपको जो भी बात बता रहे हैं तो आशा है कि यहाँ से आप कुछ अच्छा लेके जाएंगे और जरूर कुछ ना कुछ प्रण लेकर जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने स्तर पे, क्योंकि राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र की एक इकाई आप एक अकेले व्यक्ति हो। आप ही जैसे 140 करोड़ लोगों से राष्ट्र बना है। आप नहीं होंगे तो राष्ट्र नहीं है, खाली जमीन है। तो ये आपके द्वारा है कि आप लोग की स्वयं से लेकर जब तक पहल नहीं होगी तब तक राष्ट्र तक पहल नहीं जाएगी। और हम कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी काम कार्य करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। गंगा आपकी है, नदी आपकी है, जमीन आपकी है, वायु आपकी है, सब कुछ आपको मुफ्त में उपलब्ध है। लेकिन उस मुफ्त की उपलब्धता लेने के लिए आपको उसे साफ भी रखना पड़ेगा। दूषित हवा हम कब तक सांस ले पाएंगे और दूषित पानी को कब तक पी पाएंगे? ये आप भी जानते हैं कि आप अगर साफ चीज लेंगे, साफ वायु में रहेंगे, साफ पर्यावरण में रहेंगे तो आपको बीमारियां भी कम लगेंगी। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग यहाँ से अच्छा संदेश ही लेकर जाएंगे, एक अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे और एक अच्छा आप पे प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है उससे आपको एक तरह का लाभ हुआ है, एक तरह की जागरूकता हुई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे भी आने वाले वक्ता जो हैं वो आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और बता पाएंगे कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ गई है। इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सहयोग करने की बात तो खैर उससे आगे क्या कहा जा सकता है।
हम एश्योर करते हैं डीआईजी साहब को और नेहरू युवक कला केंद्र से जुड़े हुए लोगों को कि हमारे पंचायत से जिस तरह का सहयोग आप अपेक्षित रखते हैं हम उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपके साथ रहेंगे। इसके लिए इसके साथ ही हम सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। मेरा जन्मभूमि है मोकामा और 4 तारीख को इसी 4 तारीख को मैं स्टेशन से गुजर रहा था। हमारे परम मित्र हैं छवि स्टूडियो के संजीव कुमार जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए भैया कहाँ जा रहे हैं और सर से मुलाकात करवाया। इनका उस दिन जो स्पीच रहा और सारे फोर्स खड़ा थे लेकिन स्टेशन से लेकर थाना तक अपने हाथ से सफाई किया, एक एक कचरा को उठाया अपने हाथ से, ऐसा और प्लास्टिक के विरोध में है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं सौर वन इनके द्वारा लगाया गया है और इनका प्रकृति के प्रति कितना प्रेम है वो उनके मुंह से ही सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ डीआईजी सर सुनीत कुमार राय जी को। धन्यवाद अनमोल जी। बच्चे पीछे बोर तो नहीं हो रहे? बच्चों भाषण ज्यादा तो नहीं हो रहा है? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात कम हो काम ज्यादा हो। सभी लोग बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत काम की बातें बता रहे हैं। मेरा भी एक प्रयास रहेगा। उपस्थित गणमान्य अतिथि नमामि गंगे से आए हैं, अपने नेहरू युवा केंद्र से आए हैं, हमारे अधिकारीगण औटा ग्राम पंचायत के आदरणीय मुखिया जी, बच्चे खास तौर से, बच्चे हमारी बहुत मजबूत कड़ी हैं और हम सबको, सभी माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद होती है और इस अभियान में भी बच्चों से बहुत उम्मीद है। कल के नागरिक यही हैं। देखिए, अनमोल जी ने कहा कि प्रकृति से मेरे बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जुड़ाव है। सच ये है कि हम लोग के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रकृति से जुड़ने के अलावा, प्रकृति से मिलकर रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इस कोई दूसरा तरीका हमारे पास जीने के लिए नहीं है। और अगर दूसरे तरीके से हम जी रहे हैं, अगर प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, तो जितनी जल्दी संभल जाए उतना अच्छा है। हम लोग गंगा किनारे हैं, इतना अच्छा इसमें हमारे साथी लोगों का, अनमोल जी का योगदान था इस जगह को सेलेक्ट करने में। हमारे एसएम साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये जो जगह है जहाँ हम बैठे हैं, गंगा जी के बारे में बात कर रहे हैं। नमामि गंगे, इतना अच्छा नाम इस परियोजना का रखा है। नमामि गंगे मतलब गंगा को नमन करना। नमन करना सनातन धर्म में पूजा करना सिर्फ फूल चढ़ाना, अगरबत्ती दिखाना नहीं है। नमन करना मतलब सही अर्थों में आदर करना। और आदर आप जिस चीज का करते हैं वहां प्रदूषण कैसे फैला सकते हैं? दो ही बात हो सकती है, या तो आप सही अर्थों में नमन नहीं कर रहे हैं, और अगर नमन कर रहे हैं तो आप कर ही नहीं सकते। नेहरू युवा केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे अभियान में। और आप दोनों की बातें सुनकर, मुखिया जी की बातें सुनकर काफ़ी उत्साह बढ़ा है हम लोग का।
एक आज के आयोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मोकामा गौरव नाम की एक डेडिकेटेड टीम, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मोकामा में पौधारोपण, प्लास्टिक का उपयोग कंट्रोल करना, कम करना, व अन्य पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण काम, जिससे कि मोकामा का गौरव बढ़े। इसलिए इस टीम का नाम मोकामा गौरव रखा गया है। आज इसके 18 लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 18 उन 5 के समान हैं। कौन से 5? कोई बताएगा बच्चों? 5 कौन थे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पंथ शुरू किया? पंज प्यारे का नाम सुना है? खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने 5 वॉलंटियर मांगे थे इस समय। वो कहानी पता है सबको? घटना पता है? नहीं पता? अपने महापुरुषों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण, इतने बड़े, इतने अच्छे कार्य किए, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग की छोटी सी जिंदगी है, उसमें अपने पूर्वजों से जितना सीख लें और सीख के जितना कर लें, तो जिंदगी थोड़ी सार्थक हो जाएगी। नहीं तो हम सब क्षणभंगुर हैं, मिट्टी से आए हैं, कुछ साल भोजन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए जो अच्छे काम हैं, लोगों को सीख के थोड़ा बहुत कुछ प्रयास प्रकृति के दिशा में, अपनी धरती, अपनी नदी, वायु, इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर जाएंगे तो मरते समय हो सकता है संतोष रहेगा। नहीं तो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। मतलब मैं साफ बता रहा हूं कि दिमाग में कभी भी ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं या बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। क्यों प्राथमिक जिम्मेदारी है? भाई पानी पिए बिना हम रह नहीं सकते। तो जब हमको साफ पानी चाहिए तो वो पानी साफ बना रहे, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बिना सांस लिए हम नहीं रह सकते, उसमें हमारे पेड़ पौधों का योगदान है। तो वो वायु साफ मिले, इसमें हम सबका कर्तव्य है। अपने अपने स्तर पर हम सब कर सकते हैं, इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं है, या वो ये समझते हैं कि उनके पास इसका समय नहीं है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। समय महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए हमेशा निकल आता है। तो मोकामा गौरव की टीम का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं उनके नाम पढ़ूंगा। आप लोग अगर यहाँ के सभी को एक बार चेहरा दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। संजीव कुमार, करुणेश कुमार, रितेश कुमार,
श्री शंकर कुमार, किशोर कुमार, मानिक सिंह, अमित कुमार, ललन कुमार, अश्विनी कुमार, पिंटू कुमार, चक्रपाणी, गौरव, शिवम, अभिषेक रॉय, गोलू, शुभम, चलते डीएल कोहार, गोपाल, राम गोपाल, नितेश, मोकामा के गौरव के लिए मोकामा गौरव की टीम का अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये मोकामा के लिए एक बहुत तीस का कारण था, क्योंकि बेगूसराय में ऐसी 3-4 टीम है जो हर संडे को इकट्ठे होते हैं, साइकिल से इकट्ठे होते हैं। साइकिल भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है इस मामलों में। अगर हम कार से मोटरसाइकिल से आते हैं तो जितना पौधारोपण नहीं करते उससे ज्यादा प्रदूषण फैला देते हैं, और साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो बेगूसराय में ऐसी टीम थी, मोकामा में नहीं थी। अब हम लोगों ने इतनी अच्छी शुरुआत कर दी है, आगे और लोग इस टीम से जुड़ते जाएंगे, और स्वस्थ प्रतिद्वंदिता के तहत मैं तो ये भी चाहूंगा कि इनके कंपटीशन में भी दूसरी टीम आ जाए, बोले कि हम इनसे भी अच्छा काम करेंगे। अच्छे काम में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मोकामा गौरव। हम लोग गंगा के किनारे रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले अतुल्य गंगा नाम की एक टीम आई थी। अतुल्य गंगा, ये जो कुछ कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, इसको बाद में आप लोग गूगल कर लीजिएगा और जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। समय के अभाव में बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। अतुल्य गंगा एक टीम है जो रिटायर्ड फौजी उसमें है, मुख्यतः रिटायर्ड फौजी हैं। कोई ब्रिगेडियर से, कोई कर्नल से रिटायर्ड है। 70-75 साल उनकी उम्र है। उसमें नए लड़के भी हैं, और वो 70-75 साल की उम्र में उनमें इतना जज्बा है गंगा के प्रति, उन्होंने पैदल यात्रा किया। प्रयागराज से शुरू किया, प्रयागराज से फिर गंगा सागर आए, वो गंगा सागर से गंगा दूसरी पार आए और पूरा गंगोत्री तक गए। गंगोत्री में फिर दूसरे तट पे आके और प्रयागराज में उन्होंने अपनी पैदल यात्रा समाप्त की। इसको मुंडमाल यात्रा कहते हैं। 5,500 किलोमीटर पैदल यात्रा। और 75 साल के बुजुर्ग को क्या जरूरत है सब करने की? कई लोग सोचेंगे। आप उनकी बात सुनेंगे तो आप भी उनसे सहमत होंगे। जिस तरह का भगीरथ प्रयास है गंगा और सभी सहायक नदियों को, हमारी नदियों को स्वच्छ रखना, हम लोग को अतुल्य गंगा टीम के लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए
और हमारा मौका है कि हम गंगा किनारे हैं, हम जो करेंगे वो तो सीधे सीधे अच्छा करेंगे तो गंगा जी की सफाई में जाएगा, अच्छा नहीं करेंगे तो हम सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो गंगा के तट पे रहने वाले जितने लोग हैं उनका सबसे सीधा संबंध है नदी से, और बहुत लोग मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। मैं देखता रहता हूँ, जब बाढ़ भी इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा पानी था, तो यहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम उनको गंगा जी में आना ही आना है। जब गंगा जी का पूरा मटमैला पानी था उस समय भी वो नहा के जाते थे। ये जो धारा है, ये धारा बाद में इसमें हम लोग आपस में ईमानदारी से मान सकते हैं कि जब मुख्य धारा गंगा से संबंध कट जाता है और सिर्फ ये जो शिकारी चक नाला है और एक पहले से नाला आता है, तो उस नाले का पानी ही इसमें बाद में आता है, ये आप सब जानते हैं। फिर भी इतनी श्रद्धा है, इतना जुड़ाव है, तो वो जो श्रद्धा जुड़ाव है यहाँ के लोगों में, उसका असर दिखना चाहिए गंगा जी की भलाई के लिए। ये अनुरोध है मेरा। नदी प्रकृति की एक हिस्सा है और प्रकृति का एक चक्र होता है। चक्र मतलब जो मिट्टी से बना है मिट्टी में वापस मिल जाएगा। प्रकृति जितने भी प्राकृतिक चक्र होते हैं वो हमेशा चक्र क्यों बोलते हैं? चक्र मतलब सर्किल। वो प्रक्रिया गोल होगी। जो भी गोल प्रक्रिया है वो तो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि गोल का कोई अंत नहीं होता। बच्चों, मैथमेटिक्स में देखा है ना आपने, सर्किल बनाओगे तो सर्किल में उसका शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ से है ये नहीं पता लगता। तो जो भी नेचुरल है, जो भी प्राकृतिक है, जो भी लंबे समय तक चलने वाला है, वो हमेशा गोल होगा। और जो नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे आपने भाई चलिए फसल उगाया, मिट्टी से फसल उगाया, गेहूं उगाया, गेहूं में आपने आपका जो खाने लायक था वो दाना ले लिया, और बाकी जो उसका जो आप नहीं खा सकते वो आपने उसका खाद बना लिया, या आपने जानवरों को खिला दिया, या मिट्टी में मिला दिया। अगर वैसे चल रहा है, वापस मिट्टी में जो चला गया, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको जला दिया, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जानवर वगैरह होते थे तो हम जानवरों को खिला देते थे। अभी आप लोगों ने दिल्ली में पराली जलाने की समस्या का खाद बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से आया है तो उसको मिट्टी में मिलाने वाली, वापस मिट्टी में मिलाने वाली प्रक्रिया पे ध्यान होना जरूरी है। तभी हम प्राकृतिक हो सकते हैं, तभी हमारी हवा, नदी, नाले सही सब स्वच्छ होंगे। जैसे शिकारी चक नाला है, नमामि गंगे की परियोजना है, चल रही है। इस प्रोजेक्ट में है कि इस नाले को पाइपलाइन डाल के ले जाएंगे और एसटीपी से साफ करके फिर इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े स्तर की परियोजना है, थोड़ा समय लगता है, पिछले साल से चल रही है, इस साल पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन ये तो एक बड़ी परियोजना है, इसके अलावा भी हर घर अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर प्रयास करे तो ये जो फायदा नमामि गंगे परियोजना से होगा, वो इंडिविजुअल अपने अपने घर पे प्रयास करे तो ये फायदा हो सकता है। पिछले साल हम लोगों ने कोई पैसा अलग से नहीं लगा, कोई बजट नहीं, उसको क्या किया,
अच्छा बड़ा नाला है, हमारे पास जेसीबी है, तो जेसीबी से थोड़ा सा गड्ढा खोद के और नाले नुमा घुमावदार उसको बना दिया और उसमें पुआल था, पुआल वगैरह डाल दिया। यहीं का एक कोई लड़का है, यूट्यूब बनाता है, वो उसकी फिल्म बना रहा था और बता रहा था कि देखिए इतना सिर्फ करने से मुश्किल से 50 मीटर के अंदर आपने नाला एक बना दिया मिट्टी में ही, और उसमें फूल पत्ती, लोग प्रयासरत रहे। अभी जैसे 140 करोड़ आपने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार इस चीजों को बोलते हैं कि हम 130 करोड़ है, 140 करोड़ है। मुझे जो समझ में आता है उनका कहने का यही मतलब है कि हम एक छोटा सा भी भला काम, अच्छा काम शुरू करेंगे तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ भी करेंगे तो कितना होगा। तो ये किसी भी सरकारी परियोजना जो नदियां उन्होंने साफ किया, उससे हम बहुत कम समय में और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हमारे तो खून में है ये, हमारे तो कल्चर में है। बीच में हम लोग गड़बड़ हो गए, हमारी मैं कहूँगा मति भ्रष्ट हो गए। ठीक है, ये सब हमारे अगरबत्ती होती थी, अब केमिकल की अगरबत्ती आने लगी है और फिर उसमें वो एक पॉलिथीन का पैकिंग होता है, फिर कागज का पैकिंग होता है, तो वो सब पैकिंग हम यहाँ छोड़ जाते हैं नदी किनारे। भाई नदी की पूजा कर रहा है, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर यहाँ पे आके आपको अगरबत्ती का रैपर और प्लास्टिक यहाँ छोड़ के जाना है तो आप अगरबत्ती मत जलाइए। गंगा जी खुश रहेंगी आपसे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, लेकिन कृपया वो प्लास्टिक और पैकेट यहाँ नहीं छोड़ें। फूल भी हम मंदिर में जाते हैं तो वो एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक में लेके जाते हैं, पहले नहीं था डिस्पोजेबल प्लास्टिक। देखिए ये समय के साथ कैसे बदलाव आता है। फूल आपको डिस्पोजेबल प्लास्टिक में लेके जाने की क्या जरूरत है? आप बहुत है तो भाई कुछ नहीं है तो अखबार में लपेट लीजिए, नहीं तो एक अलग से एक ले लीजिए झोला। पहले हम लोग छोटे थे तो डोलची होता था, जानते हैं आप लोग, बांस का बनता है, केन का बनता है, कांच का बनता है, तो वो डोलची वगैरह बहुत अच्छा था, उसमें क्या बुराई है। उसी में रोज एक पूजा की डोलची होती थी, माता जी की, दादी जी उसी में लेके जाती थी, वो सब सामान वहाँ पूजा करती थी और वापस डोलची लेके वापस आ जाती थी। आजकल वो उंगली डाल के ले जाते हैं प्लास्टिक और फिर प्लास्टिक वहाँ छोड़ के आ जाते हैं। सब्जी हम क्यों लेते हैं प्लास्टिक में, किस लिए लेते हैं? कोई जरूरत है? शादी कार्ड को हम लोग प्लास्टिक में लपेटते हैं। तो देखिए प्लास्टिक की कोई गलती नहीं है, मैं पूरे मतलब उसमें सोच के बारे में बता रहा हूँ। प्रकृति हमारी माँ है। मैं बचपन में बड़ा